हेलो फ्रेंड्स। सिलेबस की लेंथ ज़्यादा है तो मैंने सोचा है कि कुछ टॉपिक्स अलग से ले लिए जाएं ताकि सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करवाया जा सके। तो इसलिए मैं इसी बुक यानी कि जो सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की जो बुक है उसमें हमारे एक टॉपिक है ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड इनकी उपयोगिता या एडवांटेज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। तो वो मैं आज यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ। टॉपिक रहेगा ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? देखो, ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर एक या दो एक्स्ट्रा जीन किसी और सोर्स से डाले जाते हैं, यानी कि वो जीन उनके खुद के नहीं होते, वो किसी दूसरे जीव से आते हैं। अब वो जो दूसरा जीव है वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है, वो यूकैरियोटिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन एडवांटेजियस अगर जीन है तो उस जीन को उस पर्टिकुलर जो प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक जीव है उससे निकाल कर और प्लांट्स में डालना, इससे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक। यानी कि ऐसे जीन जो उस पादप का नहीं है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आया है, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजीन। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ट्रांसजेनिक के। उनमें से मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं जो आपका जाना पहचाना है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है। बीटी कॉटन प्रत्येक फार्मर जानता है। बीटी कॉटन ये आपको मार्केट में बीजी सेकंड के नाम से मिलेगा। बीजी सेकंड, बोलगार्ड सेकंड। बीजी सेकंड का मतलब होता है बोल। जो कॉटन का जो फल होता है उसे हम बॉल कहते हैं। जो टिंडा बनता है, कैप्सूल होता है वैसे तो वो, लेकिन इसे हम बोल कहते हैं। और बोल गार्ड सेकंड एक्चुअली क्या है कि पिंक बॉल वर्म होता है। पिंक बॉल वर्म, इस पिंक बॉल वर्म के अगेंस्ट ये क्रिया करता है। या पिंक बॉल वर्म मतलब इस बॉल वर्म, इनकी जो बॉल है इसको काटने वाली एक सुंडी होती है, इसको गुलाबी सुंडी कहते हैं। तो गुलाबी सुंडी को मारने का काम करता है ये बोलगार्ड सेकंड। अब बोलगार्ड सेकंड क्या है? एक्चुअली ये बीटी कॉटन है। तो बीटी मीन्स होता है बेसिलस थोरिजिएंसिस। बेसिलस थोरिजिएंसिस ये एक जीवाणु है। तो इससे हमने बी लिया है, इससे हमने टी लिया है, तो दिस इज द बीटी। बीटी यहां पर नाम दिया गया है बीटी कॉटन। देखो, अब तो हम ट्रांसजेनिक कर लेते हैं और हम जानते हैं जिसमें आवश्यकता होती है उसी के लिए हम ट्रांसजेनिक यानी कि सोर्स ढूंढ लेते हैं और उस ढूंढे हुए सोर्स से वो जीन निकाल करके किसी भी प्लांट में, किसी भी जीव में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब बेसिलस थोरिजिएंसिस जीवाणु को कॉटन में या फिर दूसरी क्रॉप्स के अंदर स्प्रे के लिए काम में लेते थे, क्योंकि इसमें एक गुण है कि ये जीवाणु जिस जगह पर बढ़ता है वहां पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जिसका नाम है क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण करता है। और उस क्रिस्टल प्रोटीन को खाने के बाद जो जीवाणु है, जो इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट मर जाता है। लेकिन उसमें एक समस्या थी स्प्रे वाले में कि पहली बात तो ये था कि कम से कम इतनी डोज तो खाना चाहिए इंसेक्ट ताकि उसका जो लीथल डोज है वो बॉडी के अंदर पहुंचे। दूसरा, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो वो स्प्रे
लाइट से, टेम्परेचर से या पीएच से डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इस तरह से इस प्रकार के स्प्रे का नुकसान भी था। अगर मान लीजिए आपने स्प्रे किया है, बारिश हो जाए तो वो धुल जाता है और वो धुल करके फिर कोई काम का नहीं रहता। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना हमको इस बीटीजी यानी कि जो क्रिस्टल प्रोटीन को बनाता है, क्राई प्रोटीन को, क्रिस्टल प्रोटीन का हो या क्राई प्रोटीन का हो, क्राई प्रोटीन को, ये एक हानिकारक, इस क्राई प्रोटीन को बनाने वाले जीन को क्यों ना इस जीवाणु से निकालकर और कॉटन में डाल दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये यहां पर क्रिया करेगा। तो इन्होंने यही किया भाई, सबसे पहले जो मॉन्सेंटो एंड महीको दो कंपनी है, एक मॉन्सेंटो है और एक है महीको, ये दोनों काफी फेमस सीड कंपनीज हैं, अच्छे अच्छे सीड बनाती है, हाइब्रिड बनाती है, ठीक है। तो मॉन्सेंटो एंड महीको, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर के एक कंप्रोमाइज से और इस प्रकार ये इस काम को आगे बढ़ाया। तो इन्होंने क्या किया कि बेसिलस थुरिंजिएंसिस से इस क्रिस्टल प्रोटीन को बनाने वाली जीन को निकाला और निकाल करके इसे ट्रांसजेनिक कर दिया कॉटन के अंदर, यानी कॉटन में ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इसका होता क्या है, ये मान लीजिए कॉटन का प्लांट है, ये समझो ये कॉटन का प्लांट है, ठीक है, और इसमें यहां पर आता है एक बॉल, इस तरह से ये इसका बॉल है, फ्लावर, मतलब फ्लावर आएगा पहले, उसके बाद फिर बॉल आएगा। तो जो बॉल है ना, ये बॉल, इसमें ये पिंक बॉल वर्म एक गुलाबी सुंडी है, लंबा सा कीड़ा होता है, इसको हम गुलाबी सुंडी कहते हैं। तो गुलाबी सुंडी इस जगह पर आती है और इसमें छेद कर देती है, जिससे जो कॉटन जो होता है ना, कॉटन जिसे बिनौला होता है, वो खराब हो जाता है और उसके जो मार्केट में जो भाव है वो डाउन हो जाते हैं। कभी कभी इसका प्रकोप इतना ज़्यादा आता है कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो ऐसी कंडीशन में ये बीटी कॉटन काफ़ी प्रभावी है। जहाँ इसका उत्पादन बहुत कम हो रहा था, कॉटन, बीटी कॉटन के आने से इसका उत्पादन जस्ट डबल हो गया। तो ये प्लांट है कॉटन का। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये हमने बीटी कॉटन वाला प्लांट बोया है, ये उग रहा है। अब पहली बार जब भी देखो, ये 3 प्रकार के कीट होते हैं, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, एक कोलियोप्टेरा और एक होते हैं डिप्टेरा। इन तीनों प्रकार के कीट ये सकिंग एंड पियर्सिंग होते हैं, यानी कि ये रस चूसते हैं, सकिंग एंड पियर्सिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सकिंग एंड पियर्सिंग यानी कि इस प्रकार के सभी कीटों के लिए जो बीटी प्रोटीन यानी कि जो क्राई प्रोटीन है, जो बीटी जीन से बनता है, ये प्रभावी है, यानी कि इनको मारने का काम करता है। तो जब भी कोई बीटी यानी कि इस ग्रुप में से कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आता है, तो ये इंसेक्ट पहली बार में नहीं मरता है भाई, पहली बार में इस इंसेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लांट के अंदर उस बीटी जीन को एक्सप्रेस होने का एक स्टिमुलस मिल जाता है, यानी कि उद्दीपन मिल जाता है। तो पहली बार काटने पर ये कीट नहीं मरेगा, चला जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ये दोबारा काटेगा आकर के ये या कोई दूसरा कीट, तो अब इसके अंदर क्राई प्रोटीन मौजूद है। तो एक्चुअली ये क्राई प्रोटीन एक प्रोटॉक्सिन होता है, दिस इज एक प्रोटॉक्सिन, ठीक है, ये प्रोटॉक्सिन है। फिर ये जब उसकी मिड गट में जाता है, इनके आहार नाल में जाता है, तो उस जगह पर एल्केलाइन पीएच होता है। तो उस एल्केलाइन पीएच में ये प्रोटॉक्सिन कन्वर्टेड टू टॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये उसकी जो आहार नाल है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है, आहार नाल की मेम्ब्रेन, उसको पोरस कर देता है, पोरस मेम्ब्रेन ऑफ मिड गट, यानी कि जो एलिमेंट्री जो कैनाल है उसकी, उसको क्या कर देता है, ये छिद्र कर देता है, जिससे क्या आ जाएगी, मिड गट में स्वेलिंग आ जाएगी और जो कीट है वो पैरालाइज हो जाता है। और आफ्टर 2 और 3 डेज
डाई, मर जाता है। तो ये इसकी पूरी कहानी है। ठीक है, इंसेक्ट पहली बार आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीटी कॉटन पर, लेकिन जब ये दोबारा आता है तो फिर ये पत्ती खाएगा, और पत्ती के अंदर क्या है, क्रिस्टल प्रोटीन है। तो ये क्रिस्टल प्रोटीन उस कीट के अंदर जाएगा, तो कीट की जो आहार नाल है वहां पर ये प्रोटॉक्सिन के रूप में जाता है। उस जगह पर क्या है, एल्केलाइन पीएच है, उस एल्केलाइन पीएच के कारण प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिन के अंदर। अब टॉक्सिन जो है वो काम करता है अपना, टॉक्सिन जो इसकी मिडगट की जो मेम्ब्रेन है उसमें छिद्र कर देता है, जिससे ये स्वेलिंग यानी कि फूल जाती है, सूज जाती है, और ये कीट जो है वो पैरालाइज हो जाता है और इसके बाद ये मर जाता है। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है जो इन्होंने काम में लिया, या ये जो प्रोटीन बनाने वाली जो बीटी जीन है, वो यहाँ पर किराई 1AC जीन होता है। ये बहुत सारे हैं, किराई 3 है, किराई 1AC है, किराई 9 है, यानी कि लगभग 60 प्रकार के 60 टाइप ऑफ किराई प्रोटीन्स आज खोजे जा चुके हैं। कॉटन के अंदर किराई 1AC प्रोटीन को काम में लिया गया है। अब इस जगह पर यानी कि जो एक बेसिलस thuringiensis है, ये जो rDNA टेक्नोलॉजी है या ट्रांसजेनिक करने वाली जो तरीके हैं, उनके द्वारा इस जीन को यानी कि किराई 1AC जीन को कहाँ डाल दिया हमने, कपास के अंदर डाल दिया, तो ये बन गया ट्रांसजेनिक। अब इसमें एक थोड़ी सी समस्या आती है भाई, हम इसको लार्ज एरिया में बोते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम लार्ज एरिया में बो रहे हैं। ठीक है, बीटी कॉटन को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ समय बाद ये बीटी कॉटन खुद इन कीटों के प्रति रेजिस्टेंट ना रहे। देखो होता ये है कि जैसे एक नॉर्मल कॉटन है, जैसे ये नॉर्मल कॉटन है, और एक यहां पर ये बीटी कॉटन है। ठीक है, तो देखो नॉर्मल कॉटन के अंदर जो कीट इस कंडीशन में हो गए, इसलिए हमने यहां पर इसको इस तरह काम में लिया है, वो इस तरह से। इसका मतलब है कि ये कीट जो अपने इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, और ये जो यहां पर रेजिस्टेंट है ना, वो यहां पर क्या हो गए, ससेप्टिबल हो गए। दिस इज ससेप्टिबल, यानी कि ये इसके लिए क्या हो गए, ससेप्टिबल हो गए। यहां पर क्या है, ये रेजिस्टेंट है। अगर मान लो ये अपने इंसेक्टिसाइड्स यहां पर कारगर होते तो हम कभी भी ट्रांसजेनिक बनाते ही नहीं, हम कभी सोचते ही नहीं कि ट्रांसजेनिक बनाना चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो कीट थे, ये जितने भी इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट हो गए, इसलिए हमने सोचा कि भाई ये तरीका तो गलत है। इससे क्या एनवायरनमेंट भी हम बार बार जब इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो चाहे हम कितना ही इंसेक्टिसाइड्स डिस्ट्रॉय करें, या हम कहें भाई लाइट से हो जाता है या फिर एसिड से हो जाए, किसी से हो जाए, धूप से हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड्स तो जमीन के अंदर रहता ही है। जो हमारे जो फ्रेंडली कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको ये हार्मफुल होता है, हमारे लिए भी हार्मफुल होता है, क्योंकि हम भी तो वो सब्जी वगैरह या जो ऑयल वगैरह वो यूज करते हैं, तो वो इंसेक्टिसाइड हमारे अंदर भी जाता है। इंडिया बहुत ज़्यादा यानी कि नंबर दूसरे नंबर पर है कि सबसे ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स का इंपोर्ट इंडिया करता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंट हो गया तो हमने इसका उपयोग निर्माण किया। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर पहली बात तो ये कि इसके अंदर कोई भी कीट आएगा नहीं, क्योंकि ये बीटी कॉटन से युक्त है। लेकिन अगर कोई कीट आता भी है मान लीजिए, तो वो फिर मर जाएगा, क्योंकि हम इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे, और स्प्रे करने से क्या है, वो मर जाता है, क्योंकि ये इस कंडीशन में नहीं है, ये इस कंडीशन में है, अप्रभावी है, प्रभावी नहीं है। अब सोचो कि अगर हम बार बार इस बीटी कॉटन को बोते रहेंगे और लगातार स्प्रे करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये भी कन्वर्टेड हो जाएगा इसके अंदर, फिर क्या करेंगे। इसलिए सलाह दी जाती है कि जिस खेत में आप बीटी कॉटन बो रहे हैं, उस खेत के चारों तरफ एक एक लाइन नॉर्मल कॉटन की लगाइए, जिसे हम रिफ्यूजिया कहते हैं, रिफ्यूजिया। इससे क्या होगा, देखो ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर
इनके इसके ऊपर होंगे, यहाँ पर होंगे स्मॉल आर। तो ये कभी भी ये जो स्मॉल आर है ये इस आर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हमेशा कन्वर्ट होगा कैपिटल आर स्मॉल आर में, इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो इसमें कन्वर्ट होगा तो देखो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर ये मरते रहेंगे, ये मरते रहेंगे, ये नहीं मरेंगे। ये फिर दोबारा से इससे क्रिया करेंगे इसके साथ, तो फिर ये दोबारा से इसी तरह से, तो ये एक चक्र चलता रहेगा। अगर हमने ये नहीं अपनाया तो फिर धीरे धीरे करके जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सब कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको दोनों यानी कि इस लाइन के साथ बीटी कॉटन के साथ हमको नॉर्मल लाइन से भी लगानी चाहिए। तो ये था भाई आज का टॉपिक बीटी कॉटन। इसके साथ साथ देखो बीटी भिंडी भी आ रही है, बीटी पोटैटो आ रहा है, सबके अंदर क्राई प्रोटीन को बनाने वाली जीन डाली गई है। ये ट्रांसजेनिक प्लांट हैं और सभी प्लांट्स जितने भी हैं ये सभी प्लांट्स अपने अपने गुण के लिए मतलब जो इनका नाम बताया जा रहा है भाई बीटी कॉटन है, बेसिलस thuringiensis, तो ये अपने अपने उनके लिए प्रभावी होते हैं। तो इसके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।